समझ में तब तक बात नहीं आती जब तक सिर पे ना पड़े। तो आज जो WTO नहीं है, लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि आज बुद्धिजीवी और आंदोलनजीवी ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं। साथियों, वास्तविकता ये है कि हमारे देश की सरकार MSP से भागना चाहती है और देश का जो बड़ा कारोबार है खेती का, इसको सारे को पूंजीपतियों के हवाले करना चाह रही है। ये जो कानून बनाए हैं ये एग्रीकल्चर कानून नहीं है, ये एग्रो बिजनेस कानून है, व्यापार करने के लिए बनाए। और WTO में हमारी सरकार चली गई है, बहुत पहले चली गई है। हमने तब भी बड़ा विरोध किया था, लेकिन हमारे लोगों की समझ में तब तक बात नहीं आती जब तक सिर पे ना पड़े। तो आज जो WTO की शर्तें हैं उनमें पहली शर्त ही ये है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। और हमारा MSP जो है वो कई चीज़ों में वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा रहता है। जब वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा नहीं दे सकती तो अब ये कानून बना के देश की खेती को बाजार के हवाले कर दिया। आपने मोदी जी के बयान भी सुने होंगे कि अब आप जो मर्जी पैदा करो, जो मर्जी पैदा ना करो, जहाँ मर्जी बेचो, जहाँ मर्जी ना बेचो, जो मर्जी खरीदे, जो मर्जी ना खरीदे, आप जानो और खरीदार जाने, सरकार बीच से बाहर। और जब सरकार बीच से बाहर होगी तो हिंदुस्तान की खेती जो है वो वर्ल्ड की खेती का मुकाबला नहीं कर सकती, दुनिया की खेती का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश की खेती हमारी जीविका है और कई देशों में खेती व्यापार है। अगर हम यहाँ के किसान की बात करें, 2 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है, और अगर हम अमेरिका के किसान की बात करें 5,000 एकड़ 10,000 एकड़ ज़मीन है, आबादी कम है, अनाज फालतू है, कहाँ बेचे? उन्होंने तो मार्केट ढूंढ ली कि अब जहाँ मर्जी लेके बेचे, हिंदुस्तान जैसी मार्केट मिल गई। अब की बार जो जून में मक्का आया 5 लाख टन मक्का उसी वक्त इन्होंने अमेरिका से मंगाया, और जो यहाँ का मक्का था उसका रेट एकदम 2,000 से 1,100 पे आ गए। तो हम वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करें, अब की बार गेहूं का भाव बाजार में 1,600 रुपये है, पिछले साल 1,500 रुपये था। अगर मलेशिया से तेल थोड़ा सा ज़्यादा मंगा लेते हैं तो हमारी सरसों का कई बार 3200, 3500, 3400 ये रेट मिलता है, MSP से 1,000 कम। इसी तरह सभी चीज़ों का है। और अगर वर्ल्ड मार्केट के रेट पे हमें खेती करनी पड़े तो फिर हमें पड़ता नहीं खाएगी, छोड़नी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। आप देखें पिछले 8 सालों से 9 सालों से ज़मीन के रेट नीचे गिर रहे हैं, आज आधे रेट हैं। और अगर ये भाव भी ना मिले तो रेट और डाउन जाएंगे, और जब और डाउन जाएंगे तो आप ज़मीन बेचेंगे, और जब ज़मीन बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? पहले तो पड़ोसी खरीदता था, अब तो पड़ोसी नहीं खरीदेगा, अब तो ये कंपनियां खरीदेंगी। और जब कंपनियां खरीदेंगी फिर यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे, वो पॉलिसी भी आ गई है। और हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे तो उनमें खेती कंपनियां करेंगी।
और जब उनमें खेती कंपनियां करेंगी तो हमारे सामने सवाल आया हमारे रोजगार का कि फिर हम जिंदा कैसे रहें, हम क्या करें। हमारा देश अमेरिका तो है नहीं कि जहाँ पे आदमी के जिंदा रखने की जिम्मेवारी सरकार की है, उसके बाद कोई काम मिले ना मिले, बेरोजगार भी हो जाए, बच्चा पैदा होता है तो सरकार का खर्चा है, पढ़ाना है, बीमारी है, बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, जिम्मेवार है सरकार। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर हमें ये सुविधाएं मिल जाएं जो अमेरिका में मिल रही है और फिर वहाँ वाली पॉलिसी यहाँ लागू हो जाए तो बात कोई समझ में आती है। लेकिन यहाँ तो आदमी को खुद जिंदा रहना है और यहाँ की पोजीशन तो आज के वक्त में इतनी गंभीर है कि आज भुखमरी में हमारा देश 102वें स्थान पे है 107 देशों में। 2014 की जो रिपोर्ट आई है उसमें यहाँ की गरीबी की हालत ये दिखाई है कि हमारे 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं जिनको खाना पूरा नहीं दे पाए। यहाँ कितनी मौतें बीमारी से होती हैं कोई गिनती नहीं है। जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है, क्या वो लाखों रुपए के 10-10, 20-20 लाख के इलाज करवा पाएगा? पता नहीं कितने मर रहे हैं बीमारी से, कोई गिनती नहीं है। उस देश के अंदर ये कानून बना देने, उस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देने कि चंद लोगों के हाथों में देश का कारोबार हो। एग्रो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है और किसी भाव पे भी मिले, जब तक आदमी की गुंजाइश रहेगी उसको लेके खाना पड़ेगा। अब 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी महाराष्ट्र सरकार ने, पूरे देश में किसी को नहीं पता। एक गुप्त चिट्ठी लिखी, 7 या 8 लोगों ने पूरे देश की दाल खरीदी, स्टॉक की। पिछले साल से ज़्यादा दाल उपलब्ध है उस साल के अंदर, और 50 रुपये किलो वाली 200 रुपये किलो में बेची। क्या कर लिया किसी ने? प्याज 8 रुपये किलो में खरीदा और 80 रुपये किलो में बेचा। आलू 5 रुपये किलो में खरीदा और 40 रुपये किलो में बेचा। हमारे देश के अंदर तो आज तक ये भी कानून नहीं है भाई कितना मुनाफा कमाएगा। मुनाफे की तो एक सीमा होगी, लेकिन हमारे पे कोई सीमा नहीं है। खाने वाली चीज जो जरूरी वस्तु होती है कि खाने के बिना तो गुजारा हो ही नहीं सकता। अब पहली बात यह है कि भोजन व्यापार नहीं होता। भोजन व्यापार नहीं होता। गुरु नानक देव जी ने कहा है वंट छको, खाने की चीजें बांट के खाओ। लेकिन यहां तो भोजन का भी व्यापार कर दिया। भोजन तो प्रकृति ने सबके लिए पैदा किया है, कीड़े मकोड़े के लिए भी पैदा किया है, पशु पक्षी के लिए भी पैदा किया है। भोजन व्यापार कब से हो गया? लेकिन यहाँ पे ये हालात पैदा कर दिए। ऐसी हालात के अंदर जब देश की पोजीशन ये है कि चंद लोग देश का व्यापार करेंगे, भोजन का व्यापार करेंगे, वो खरीदते वक्त भी लुटेंगे और वो बेचते वक्त भी लुटेंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले रिलायंस ने सेब का सौदा कर लिया सेब वाले किसानों से, और उनसे सौदा किया 30 रुपये किलो का। अब वो 30 रुपये किलो में जब खरीदे तो उसकी ग्रेडिंग कर दी, और ग्रेडिंग में जो टॉपर सेब था वो तो ले लिया और बाकी छोड़ दिया। अब इतनी शर्तें उसमें है, कौन पड़े? और क्या करे किसान, कहाँ जाए अब? तो किसान तो वहाँ लूट लिया। और फिर उन्होंने लेके उस पर मोम की स्प्रे की, चमकदार बनाया, ऊपर एक स्टिकर लगाया, एक जाली में डाल दिया और वो बेचा 120 रुपये किलो। अब वो जो बीच का मुनाफा था वो किसका गया? ये आड़तियों को तो बता रहे हैं बिचौलिए, आड़तियों को तो बता रहे हैं दलाल, और जो
अंबानी ने किया, 30 रुपये में खरीद के 120 में बेचा, 4 गुने भाव में बेचा। उस पर कोई पाबंदी है क्या? या जो कानून बनाए हैं उनमें कोई पाबंदी? कुछ भी नहीं है। और इस तरह से जो देश है वो भूखमरी में जाएगा और पैदा करने वाला भी लूटेगा। और बड़ी बात ये है जो आज तक समझ में नहीं आ रही, जो महानगरों में लोग बैठे हैं, जो बड़े शहरों में लोग बैठे हैं, ये उनका भी आंदोलन है। क्योंकि मोल खाते तो सभी है ना, भोजन तो सभी खाएंगे ना। और जब वो मोल लेके खाएंगे फिर ये पूंजीपति लोग, इनका तो पैसा ही धर्म है, इन कंपनियों का तो पैसा ही भगवान है। इनको नहीं पता चाहे कितने मर जाए बिना भोजन के, उनको क्या दिक्कत है। वो तो महंगे रेट पे ही बेचेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाव उनको मिल सकता है उस ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे। तो अब ये समस्या हमारे देश के सामने आने वाली है और इसमें सभी का आंदोलन बढ़ता है, चाहे हमारे शहर वाले भाई हैं, चाहे हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे हमारे कोई कुछ भी काम करने वाले भाई हैं, कर्मचारी हैं, उन सब का आंदोलन बढ़ता है। और हम तो इसको धर्मयुद्ध बोलते हैं। धर्मयुद्ध इसलिए बोलते हैं कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होंगे। जहां आज करोड़ों लोग भूखमरी से मर रहे हैं वहां करोड़ों और मरेंगे। और अगर आंदोलन करने से, अगर आप सभी के सहयोग करने से अगर उन लोगों की जान बचती है तो इससे बड़ा धर्म का काम और क्या होगा। ये तो सबसे बड़ा पुण्य का, सबसे बड़ा धर्म का काम है। और जो धर्मयुद्ध है वो बिना सभी के सहयोग के नहीं लड़ा जाता। जब श्री रामचंद्र जी लंका में पुल बना रहे थे ना, तो एक काटो गिनहरी बोलते हैं जिसको, उसने भी पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी की मदद की थी। और जब उससे एक दूसरे पक्षी ने पूछा था कि तेरे थोड़ा सा सहयोग करने से वो रेते में लिटती थी और समुद्र में डुबकी लगाती थी, तो उससे पूछा कि तेरे इतने से रेत से क्या ये पुल बन जाएगा। उसने कहा पुल बने ना बने लेकिन मैं अपना धर्म निभा रही हूं। तो उन सबका धर्म बढ़ता है धर्मयुद्ध में हिस्सा लेना, क्योंकि ये मानवता को बचाने की लड़ाई है। और वैसे भी हमारा तो सिख समाज है, गुरु नानक देव जी ने, अब ये दोनों तरफ हम गिन सकते हैं, ये भी गिन सकते हैं कि भोजन व्यापार नहीं होता, पेट भरने का साधन है। और गुरु नानक देव जी ने इसीलिए लंगर शुरू किया था। आज सिख समाज लंगर में देश में टॉप पर है। और या हम दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि भोजन सबसे बड़ा व्यापार है। और सबसे बड़ा व्यापार इसलिए है, लंगर के ऊपर एक उदाहरण दे दूं आपको कि एक आदमी को रोटी नहीं मिलती थी, पेट भर रोटी खाना कभी नहीं मिलता था। उसको एक दिन एक महात्मा मिला, उसने महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी आप तो परमात्मा को मिलते होंगे, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे को पेट भर रोटी नहीं मिलती, पेट भर भोजन मैंने कभी खाया ही नहीं। आप परमात्मा से मिलो तो मेरा ये सवाल उनके आगे रखना। तो उस महात्मा ने 8 दिन बाद बताया, परमात्मा से मिलके बताया कि आपकी किस्मत में 6 क्विंटल गेहूं है और आपको 10 साल जिंदा रखना है। अब 10 साल जिंदा रखने में 6 क्विंटल गेहूं तो थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा। तो उसने सवाल किया कि आप दोबारा परमात्मा से मिलना और परमात्मा को बोलना मेरे को मेरे हिस्से की 6 क्विंटल एक ही दिन में दे दे। मैं रच के तो खा लूंगा, जितना अंदर खाऊंगा, बाकी मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब परमात्मा ने उसकी बात कबूल कर ली और उसको 6 क्विंटल गेहूं दे दी।
6 क्विंटल गेहूं दे दी तो उसने क्या किया कि 6 क्विंटल खाने के बाद भी तो मरेगा, 6 महीने चल जाएगी, तो इसका लंगर लगा दे। उसने उस 6 क्विंटल का लंगर लगा दिया, आप भी खाया और उन्होंने भी रज के खाया। अगले दिन उसके घर 6 क्विंटल और आ गई। उसने फिर 6 क्विंटल का लंगर लगा दिया, उसके अगले दिन 6 क्विंटल फिर आ गई। 8 दिन हो गए। 8 दिन बाद वो महात्मा दोबारा से मिला और उसने कहा आप तो कह रहे थे कि आपके हिस्से में 6 क्विंटल है, ये तो 6 क्विंटल रोज आ रही है मेरे पास। उसने कहा ये आपके हिस्से की नहीं आ रही, ये उनके हिस्से की आ रही है जिनको आप खिला रहे हो। तो इसलिए जो भोजन है वो सबसे बड़ा व्यापार भी है, यहाँ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। तो आप सभी ने हमारी बात सुनी, क्योंकि बहुत से बोलने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।